दुकान तो खोल लो यार पहले। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, अब पूछें क्या पूछें। अल्लाह का शुक्र है यार, गुजर गई खैर खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों ने होमवर्क भी सारा कर लिया होगा और सारे लेक्चर भी सुन लिए होंगे और इसी तरह याद भी कर लिया होगा, सारा टेस्ट भी दे दिया होगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इसका। होमवर्क तो किया होगा। एक सवाल था स्प्रिंग 16 शालीमार इंडस्ट्रीज। इसमें मेरे हिसाब से तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, कैसे पता कि लेसर डीलर है, मैन्युफैक्चरर है कि फाइनेंसर है? पहली लाइन से पता चल रहा है। कैसे पता कि फाइनेंस लीज है? पहली ही लाइन में लिखा हुआ, पहली लाइन में लिखा हुआ द ट्रैक्टर्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज बेसिस, तो फाइनेंस लीज है। और 10 ट्रैक्टर हैं, बाकी 4 साल और 5 साल। 5 साल का कुछ भी नहीं करना, 4 साल लीज टर्म 4 साल है। और इसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं थी बताने वाली। आपने कुछ पूछना है, अगर किसी ने किया है, पूछना है तो पूछ लें। स्प्रिंग 16 अगर किया है, अगर किया है, जिसने भी किया है स्प्रिंग 16, कोई सवाल परेशानी कुछ नहीं पूछना। ऑटम 18, इसमें NIL ही नहीं निकला होगा सबसे पहली बात। तो पहली एंट्री के लिए NIL निकलेगा। अब लीज टर्म है इसमें 5 साल, क्योंकि 3.5 साल पीरियड है और साथ 1.5 साल एक्सटेंड हो सकता है। और सवाल वाले ने बता दिया कि इट इज रीजनेबली सर्टेन कि एक्सटेंड होगा, तो लीज टर्म हो गई 3.5 और 1.5 मिला के पूरी 5। लेकिन इसमें जो गलती की होगी वो गलती ये की होगी कि इसमें डिस्काउंटिंग 6 महीने के हिसाब से करनी थी। इसमें शायद किसी ने गड़बड़ कर दी हो। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है 5%, क्योंकि 10% है और 6 महीने हैं, सेमी एनुअल ना, 6 महीने। तो ये है, अच्छा बल्कि मैं ऐसे बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 ये है, ये 5 साल है। इन 5 साल में से जो पहले 3.5 साल हैं यानी 7 कैश फ्लोज, वो 48 हैं। उसके बाद जो अगले 1.5 साल हैं उसमें ये है। तो डिस्काउंटिंग करने के लिए 6 महीने की डिस्काउंटिंग करनी है, इसलिए 10% की जगह हो गया 5%। ये वाले हैं कैश फ्लो 7, और जो 15 मिलियन है ये कैश फ्लोज हैं 3। लेकिन इस पोर्शन का जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट पीछे यहां आएगा, उसको फिर 7 पीरियड्स और पीछे ले जाना पड़ेगा। और ये जो UGRV है 20 मिलियन, जब डिस्काउंटिंग हो रही है ना 6 महीने के हिसाब से, तो इसकी भी डिस्काउंटिंग पावर 5 नहीं करनी, पावर 10 करनी है। क्योंकि जब डिस्काउंटिंग ही 5-6 महीने के हिसाब से हो रही है, तो इसको भी 6 महीने के हिसाब से, यानी 10 दफा 6 महीने। तो अब जब इसका आंसर निकलेगा वो सही है, पीछे मैच कर जाएगा। 319.05 ये है जी इनिशियल NIL। एक ये मसला इस सवाल में होता है अमूमी कौम को। फिर उसके अलावा नोट मांगा हुआ है, तो नोट बनाते हुए हम इस वक्त कहां खड़े हैं? पहले साल के एंड पे ये हो गया हुआ है, तो बाकी रह गए 4 साल। और उन 4 साल में चूंकि 6 महीने हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, ये ऐसे मेजॉरिटी एनालिसिस बनेगा। और बस, और आपने बताएं इसमें कुछ पूछना है जिन्होंने भी किया है। ऑटम 18 में क्या पूछना है? अगर किया हो तो मसला होगा, नहीं किया
किस किसने किया है ये? ठीक। अच्छा, सारे ऐसे ला रहे होते हैं कि हाँ सब समझ आ रहा है, बिल्कुल है। और ऐसे भी स्पेशल एक्सप्रेशन होते हैं कि हाँ बस यही मसला था और अब वो मसला हल हो गया है, होमवर्क वो किया ही नहीं। रिजल्ट कब है? 2 तारीख को, 3 तारीख को? 3 को। अच्छा, कोई पता नहीं संडे को ही आ जाए। नहीं, ये न्यूज़ नहीं है, मुझे वैसे ही मैंने एक खदशे का इजहार किया है कि क्या पता संडे को आ जाए। अब तो मैसेज आता है ना? हाँ है? नहीं, पहले तो वो वेबसाइट पे चेक करना पड़ता था ना। काफी साल हो गए, मतलब काफी साल से मैसेज ही आ रहा है जी। करते हैं यार, बिल्कुल करते हैं, दुआ तो करते हैं। ऑटम 18 ओके डन। फिर एक सवाल कल बोर्ड पे कर रहा था जिसका पॉइंट 1 कर दिया था मैंने, पॉइंट 2 जबानी बता दिया था, पॉइंट 3 में होगा मसला अगर किया है, तो पॉइंट 3 बताता हूँ जी। ये वाला क्या प्रॉब्लम है? ये तो मैंने बोर्ड पे किया था, क्या प्रॉब्लम है? हाँ। अगर उसकी गारंटी खत्म हो जाए तो वो अनगारंटीड बन जाएगा या यूजीआर बन जाएगा या नहीं। ऑटम 11, ये ऑनलाइन वालों के लिए सवाल रिपीट कर रहा हूँ। ऑटम 11 जो मैंने पिछली क्लास में बोर्ड पे किया था, उसमें ईयर 4 तक अगर बात रहती तो एक्सपेक्टेड आरवी 150 है और जीआरवी 360 है, लेकिन जब ईयर 5 तक बात चली जाएगी तो वो गारंटी वाली बात खत्म हो गई, अब उसका कोई काम नहीं रहा। तो जब गारंटीड है ही नहीं तो सारी की सारी एक्सपेक्टेड आरवी ही यूजीआरवी है। तो ईयर 5 में एक्सपेक्टेड आरवी ही 1 लाख है और गारंटी कुछ नहीं है, तो वो सारी की सारी 1 लाख यूजीआरवी है। वो तो बात खत्म हो जाएगी ना, ईयर 4 तक वो लैप्स कर जाएगी। ईयर 4 तक बात रहेगी तो 360 है ना, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने 5वें साल तक जाना है, तो जब 5वें साल तक जाना है तो चौथे साल वाली बात ही खत्म हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी। हाँ अच्छा, इस सवाल बनाने वाले ने चूंकि चौथे साल तक रोकना ही नहीं था ना, तो इसलिए तो इसने ये डाटा इस तरह का दे दिया। लेकिन फर्ज करें ये डाटा आ जाता है, तो अब लेसर को गारंटी मिल गई 360 की, तो फिर टोटल एक्सपेक्टेड आरवी भी फिर 360 ही बनी। यानी इसमें अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव यूजीआरवी होगी। अब जब उसको कह ही दिया कि 360 बिकनी ही बिकनी है, तो बस 360 आरवी होगी, फिर 150 का कोई काम ना होता। ऑटम 18 ओके। ऑटम 21, ऑटम 21 मैंने लीज 1 कल बोर्ड पे कर दिया था, फिर भी कुछ लोग नहीं होश में होते, तो लीज 1 में कुछ पूछना है तो पूछ लें। नहीं, लीज 2 सिंपल ही था, वो मैंने जबानी बता दिया था, इसमें सारी फिगर्स गिवन है, इम्प्लिसिट रेट 18 वही हायर है, वही यूज करना है। अच्छा, लीज 1 और लीज 2 ये दोनों तो फाइनेंस लीज ही हैं। कैसे पता चल रहा है? पक्की निशानियों से तो नहीं पता चल रहा, लेकिन इम्प्लिसिट रेट है ही फाइनेंस लीज की चीज, तो दोनों में इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों फाइनेंस लीज हैं। लीज 3, ये जो लीज 3 है ये फाइनेंस लीज नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो टाइम पीरियड भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक लाइफ कितनी? 5 साल, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है, जबकि लीज टर्म 1.5, तो उससे बहुत कम है। फिर उसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसे पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि 1.5 साल में पर क्वार्टर 3 मिलियन है, तो 1.5 साल में टोटल कितना मिल जाएगा एलआईसी से? 18 मिलियन, तो 26 तो उसकी कॉस्ट है, वही नहीं पूरी हो रही, तो इसलिए ये फाइनेंस लीज नहीं है। जब फाइनेंस लीज नहीं है तो ऑपरेटिंग लीज है, और ऑपरेटिंग लीज चूंकि आप भूल भाल गए और होमवर्क भी करने की जहमत नहीं की, तो मैं खादिम आपका मैं खुद कर देता हूं। लीज 3, ये जो एसेट लीज पे दिया है ये चूंकि डीलर लेसर है, तो पहली दोनों लीजेस में, लीज 1 जो मैंने कल बोर्ड पे की थी और लीज 2 जो नहीं की, ना आपने ना मैंने नहीं की, इन दोनों लीजेस में डीलर लेसर पहली एंट्री क्या करता है? लीज रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और
इन्वेंट्री की, यानी उसकी इन्वेंट्री है जो वो बेच रहा है। तो अब जो वो एसेट फाइनेंस लीज पे दे रहा है, नहीं सॉरी ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है, तो भी सेल्स की एंट्री होगी? नहीं, सेल्स की एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन वो इन्वेंट्री भी नहीं रहेगा अब एसेट। क्यों इन्वेंट्री नहीं रहेगा? क्योंकि अब ये उसका पीपीई बन जाएगा। तो इसलिए इस इन्वेंट्री से निकाल के पीपीई बनाने की एंट्री करनी पड़ेगी 1 अगस्त 20। पीपीई डेबिट, व्हीकल भी लिख सकते हैं, और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 26। क्योंकि पहले ये सारी उसकी इन्वेंट्रीज हैं, तभी लीज 1 और 2 के अंदर इनका हम सेल करना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही थी। तो इन्वेंट्री है तो क्रेडिट हो रही थी ना। तो अब ये ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया तो सेल नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये किराए पे दे दिया तो ये पीपी बन गया, तो उसको इन्वेंट्री से निकाल के पीपी बनाना पड़ेगा। और उसके अलावा मजीद क्या हुआ? आईडीसी पे किया। अच्छा, आईडीसी पे किया तो आईडीसी के नाम से अलग अकाउंट बना लें, ये भी चल जाएगा। और वैसे मुनासिब तो नहीं है, लेकिन आईकैप ने किया था तो चलो चल जाएगा कि पीपीई में डेबिट कर लें। वैसे मुनासिब नहीं है पीपी में डेबिट करना, बहरहाल पीपी डेबिट कर सकते हैं, वो भी सही है, और आईडीसी कराया था आपको, वो डेबिट कर लें, वो भी सही है। फिर इसके बाद क्या हुआ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर को कैश मिल गया। कितना? 3। तो कैश डेबिट रेंट, मैंने आपको ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज कराई थी, वो 2-3 दिन लगाए थे इस पे। कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट कितना? 3। अब ईयर एंड पे 3 काम होंगे। पीपी है वो डेप्रीशिएट होगा, 26 मिलियन की लाइफ कितनी? 5 साल इसकी लाइफ हुआ करती है, इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन पॉइंट 3 में क्लियरली लिखा हुआ है कि इस गाड़ी को 2 साल बाद बेच देंगे। तो जब बेच देंगे तो फिर लाइफ ही 2 साल है, और 2 साल लाइफ है तो इसकी आरवी भी दी हुई है, तो कॉस्ट माइनस आरवी ओवर 2 साल। और 31 दिसंबर 20 तक गुजरे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। 3.13। आईडीसी को एक्सपेंस बना लेते हैं, P&L डेबिट, आईडीसी क्रेडिट। अच्छा, इसको किससे मैच कराना होता है? डेप्रिसिएशन से मैच कराना होता है, यानी यूजफुल लाइफ से मैच कराना होता है? नहीं, लीज टर्म पे रेंट इनकम से मैच कराना होता है। तो रेंट इनकम से मैच कराना है, और रेंट इनकम चूंकि बराबर बराबर चल रही है तो ये तो है ही स्ट्रेट लाइन, तो इसको भी हम बराबर बांट देंगे। कितने अरसे पे? 2 साल पे। लीज टर्म 1.5 साल, तो इस 1 मिलियन को 1.5 साल पे बांट देंगे, और उस 1.5 में से गुजरे हैं अभी। अच्छा, जिन्होंने होमवर्क भी नहीं किया वो इतनी सहमत तो कर लेते कि सवाल तो पढ़ लेते, जो अजीब अजीब शक्लें बना के बैठे, सवाल तो पढ़ लेते कम से कम। IFR 16 पढ़ा रहा हूं मैं, FAR 2, और उसमें ऑटम 21 लीज 3 कर रहा हूं डिस्कस। कितना बना? 0.28। और तीसरा काम साल के एंड पे आके देखेंगे, क्योंकि इनकम में कम ज्यादा तो नहीं करना। तो 3 मिलियन पर क्वार्टर है, तो ये तो ऑलरेडी बराबर चल रही है। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं आजकल? 3। तो 3 मिलियन पर क्वार्टर है, यानी 1 महीने का हो गया 1 मिलियन। तो अक्टूबर तक तो ऑलरेडी इनकम बना चुके, नवंबर दिसंबर गुजर गया, पैसे नहीं मिले, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट 2 मिलियन। ये है जी लीज 3। हाँ जी, लीज 3
ओके डन। अच्छा अब ना एक हेडिंग दें और एक पेज, ठीक है, एक पेज 1.5, चले 1.5 पेज छोड़ दें और हेडिंग दे दें कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट रेट। कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट रेट 1.5 पेज छोड़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट रेट है, पहले हेडिंग दें फिर उसके बाद जगह छोड़, यानी इस हेडिंग के लिए जगह छोड़ दें। कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट रेट 2006 में टेस्ट हुआ था, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ, लेकिन एहतियातन इसको छोड़ना मुनासिब नहीं है। लेकिन डुप्लीकेशन से बचने के लिए मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एक चीज पढ़ानी है, तो उसमें इफेक्टिव रेट निकालना सिखाना है, तो उसके साथ फिर ये सिखा दूंगा। तो जब वो इफेक्टिव रेट कराऊंगा तब इस पे कर लेंगे बात। लेसर बस बहुत है। अच्छा वो हस्बे तौफीक एक सवाल कहा था, वो तौफीक फिर हुई किसी को कि नहीं हुई? किसी को नहीं हुई तौफीक। ऑटम 22 कहा था, ऑटम 22 का पहला क्वेश्चन था। किसी को तौफीक नहीं हुई है? कौन सा? एनएल वाला। किसी एक को भी तौफीक नहीं हुई? कोई एक भी नहीं? बुक्स ऑफ लेसी, लेसर बस खत्म, बुक्स ऑफ लेसी, यानी अब जो भी डिस्कशन है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा काफी सारी मेहनत जो लेसर में कर ली हुई है वही इसमें काम आनी है, तो इसमें नहीं है उतना टाइम। अब ये 2 दिन में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं समेटने की। एक तो कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस देखते हैं पहले, जैसे लेसर में की थी। अच्छा ये जो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूं ना, ये पहले मुझे लिखने देना, अभी नोट ना करना। लेसर पढ़ाते हुए मैंने सबसे पहले तो एक शुरू में टाइप्स ऑफ लीज बताई थी, यानी ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। उसके बाद फाइनेंस लीज पढ़ाने से जस्ट पहले मैंने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन की थी, वो बताएं जरा क्या क्या थी जी। लीज टर्म थी और लीज पेमेंट्स थी, फिर इंसेप्शन ऑफ लीज थी, कमेंसमेंट ऑफ लीज थी, लीज इंसेंटिव था, आईडीसी, और लेसर की नस्लें बताई थी, और यूजीआरवी बताई थी, जीआईएल, एनआईएल, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, और इम्प्लिसिट रेट, और बस। इनका लेसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी लेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। लेसी के लिए लीज बस लीज होती है, बाकी डीलर लेसर, मैन्युफैक्चरर लेसर, इसका लेसी से कोई काम नहीं है। यूजीआरवी, जीआईएल, एनआईएल, इन चीजों का लेसी ने कुछ नहीं करना। और ये चीजें जो हैं, ये जितनी कोई इज्जत वाली लेसर के लिए थी, सब वैसे ही लेसी के लिए भी हैं। और लीज पेमेंट्स ये थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी लेसर में जो पड़ी थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये मैंने पहले पढ़ी हुई चीजों का ना एक समराइज्ड ओवरव्यू दिया है।
इन चीजों का लेसी से अब कोई लेना देना नहीं है, यानी बुक्स ऑफ लेसी में फर्क नहीं पड़ेगा कि फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज, इसके लिए लीज बस लीज होती है। और ये चीजें अब भी लेसी भी वैसे ही इनकी जो भी मतलब लेगा वो वही है जो लेसर के लिए था, और लीज पेमेंट्स ये थोड़ा सा फर्क है। अब ये इतना नोट करना है तो कर लें, बल्कि करना है तो क्या करें ना, यहां तक नोट करें फिर आगे बता दो। लेसी के लिए लीज बस लीज है। लेसी लीज की जो अकाउंटिंग करेगा वो लेसर की नजर से, चाहे ऑपरेटिंग लीज है चाहे फाइनेंस लीज है, लेसी एक ही जैसी अकाउंटिंग करेगा। अब वो एक ही जैसी अकाउंटिंग क्या होगी वो पढ़ते हैं ना अभी। लीज पेमेंट्स, अच्छा जब मैंने लेसर में लीज पेमेंट्स पढ़ाई थी तो वो अंग्रेजी बताइएगा दोबारा। पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू लेसर, चलें काफी है इतना। इसके बाद एक डब्बा बनाया था हैं जी, उसमें ये लिखा था, फिर उसके बाद एक प्लस लगाया था। ये अब ये प्लस से जो ऊपर ऊपर है ना ये सेम है, ये बिल्कुल वही चीज है, प्लस के बाद डिफरेंट है। प्लस के बाद वहां पर क्या था, रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड
टू लेसर, ये बात की बात थी बाय लेसी। पहली चीज थी गारंटी टू लेसर, यानी लेसर को कोई बस गारंटी दे दे, वहां पर बात हो रही थी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसर के लिए लीज पेमेंट्स में हम ले रहे थे प्लस रेजिडुअल वैल्यू गारंटी टू लेसर, चाहे जहां से भी हो, चाहे वो बाय लेसी हो, लेसी का जानने वाला हो, या फिर थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर हो, बस लेसर को गारंटी मिल जाए। तो वहां पर बात लेसर की थी, तो लेसर को गारंटी मिल जाए, हम इसकी बात कर रहे थे। अब हम लेसी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या प्लस करूं कि लेसर को कोई भी गारंटी दे दे। यहां पर क्या आना चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड टू लेसर या गारंटेड बाय लेसी, गारंटेड बाय लेसी। लेकिन ये भी नहीं आना, प्लस अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी नहीं लिखा, लिखा है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। दो तीन मिसालों से बताता हूं। टोटल एक्सपेक्टेड आरवी 50,000 है और लेसी ने इसमें से गारंटी की है 40। अभी तक के अंदाजे के मुताबिक लेसी को अल्टीमेटली पैसे देने पड़ेंगे या नहीं? अभी तक के अंदाजे के मुताबिक, अभी तक के अंदाजे के मुताबिक लेसी की जेब से पैसे जाएंगे या नहीं? लेसी की जेब से पैसे जाएंगे कितने? $2 भी नहीं जाने। अभी तक का बेस्ट अंदाजा क्या है, ये एसेट कितने का बिकेगा? 50 का। तो फिर क्यों जाएंगे लेसी की जेब से पैसे? लेसी की जेब से तो उस सूरत में पैसे जाएंगे अगर 40 से कम बिका तो। अच्छा, 40 से कम बिका तो लेसी की जेब से कितने पैसे जाएंगे? जितना कम बिका। तो अभी तक के बेस्ट अंदाजे के मुताबिक लेसी की जेब से कितना जाएगा? 0। तो ये प्लस 0। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। तो लेसी को क्या लगता है इसको कितने पैसे देने? गारंटी की है उसने 40 की, ये तो कर दी ना गारंटी, लेकिन वैसे एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये है कि इससे ऊपर बिकेगा। तो जब ऊपर बिकेगा तो फिर लेसी को गारंटी पूरी करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अभी तक का अंदाजा यही है। और अगर कल को बाद में अंदाजा बदल गया तो फिर वो CFA 1 में होगा, FAR 2 में नहीं है। FAR 2 में ये अंदाजा नहीं बदलना, ये CFA 1 में रीअसेसमेंट कहते हैं उसको। तो लेसी का बेस्ट अंदाजा यह है कि इसको इस सूरत में कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जवाब हो गया ये 0। यानी इस सिनेरियो, इस मिसाल में ये वाली अमाउंट 0। टोटल एक्सपेक्टेड आरवी 30,000 और लेसी जज्बाती होके 35 कह बैठा है। टोटल एक्सपेक्टेड 30 है, लेकिन लेसी ने जज्बाती होकर 35 गारंटी कर दी है। तो अभी तक के अंदाजे के मुताबिक लेसी को नजर आ रहा है कि उसको 5,000 देना पड़ जाएगा। तो ये वाली अमाउंट 5,000 है। अच्छा, वो सवाल लेसी का नहीं था, वैसी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। अभी कुछ देर पहले मैं वो ऑटम 11 क्वेश्चन का जिक्र कर रहा था, उसमें चौथे साल ही अगर रहें तो टोटल एक्सपेक्टेड आरवी 150 और GRV 360, तो फिर ये कितनी होगी? 210। तो अगर लेसी ने जो गारंटी की हुई है वो टोटल एक्सपेक्टेड आरवी से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वही उसको पे करना पड़ सकता है। ये है जो अमाउंट यहां ऐड हो रही है। और अगर टोटल बताई ही नहीं, टोटल बताई नहीं है, सवाल में टोटल ही नहीं बताई, तो ये अज्यूम करना बेहतर है कि टोटल 0 है, या ये अज्यूम करना है कि वो भी 20 है? वो भी 20 ही है। तो इस सूरत में इसका जवाब 0।
ये प्लस वाली बात आगे समझ। नोटेड। अच्छा, एक टर्म इसमें और देख लें, वो एक नई चीज है। फिर बुक्स ऑफ लेसी में करना क्या है वो बताता हूं। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लें पहले, फिर मैं आसान अल्फाज में समझाता हूं ये क्या है। It is the interest rate. It is the interest rate. It is the interest rate that a lessee would have to pay. It is the interest rate that a lessee would have to pay to borrow comma under similar terms and conditions, under similar terms and conditions फिर कॉमा the funds पैसे necessary to obtain comma the funds necessary to obtain a similar asset. है जी, अंग्रेजी रिपीट कर देता हूं। इट इज द इंटरेस्ट रेट दैट अ लेसी वुड हैव टू पे टू बोरो अंडर सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस, द फंड्स नेसेसरी टू ऑब्टेन अ सिमिलर एसेट। इस अंग्रेजी का मतलब यह है कि जो एसेट ये लीज पे ले रहा है, अगर वो लीज पे लेने की बजाय खरीदता, और खरीदने के पैसे कहां से आते, बोरो करता, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट देता ये वो है। या आप इसको आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इस लेसी के पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसका क्या करना है वो करते हैं अभी, लेकिन ये वो रेट है जिस पे लेसी को और भी ऑप्शंस मिल रही हैं। ये कम होगा इंप्लिसिट रेट से, ज्यादा होगा पता नहीं,
कुछ भी हो सकता है। तो लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट वो होता है कि अगर ये बोरो करके एसेट खरीदे तो कितने % पे लोन मिलेगा। इसका करना क्या है, बस अभी करते हैं। लेसी की बुक्स पढ़ा रहा हूं मैं, और लेसी ने करना क्या है, रिकग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट, कि लेसी अब करे क्या। लेसी बुक्स में अकाउंटिंग क्या करेगा ये पढ़ते हैं। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो लेसर क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग लीज, लेसर उस एसेट को अपना एसेट कह रहा है, पीपी और डेप्रिशिएट कर रहा है। फाइनेंस लीज है तो लेसर उसको अपने एसेट नहीं कह रहा, क्योंकि उस एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का सारा मालिक तो लेसी ही बन जाएगा। इन दोनों केसेस में ओनर बहरहाल अभी भी लेसी नहीं है, चाहे ऑपरेटिंग लीज है चाहे फाइनेंस लीज है। क्या लेसी ओनर है? लेसी ओनर नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में चूंकि एसेट पे कंट्रोल लेसर का ही रहना है, मेन फायदे नुकसान लेसी नहीं ले जाएगा, इसलिए वो लेसर अपनी बुक्स में एसेट रख रहा है। लेकिन फाइनेंस लीज में चूंकि सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी ले जाएगा, तो वो लेसर अपनी बुक्स में एसेट नहीं कह रहा। इन बोथ केसेस क्या ओनर लेसी है? अगर बना भी तो वो तो एंड पे बनेगा जाके। लीज टर्म के दौरान लेसी ओनर नहीं है, तो लेसी पर एसेट यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि लीज है ही यही कि लेसी के पास राइट आ गया कि वो एसेट यूज करेगा, तो लेसी उस एसेट को एसेट नहीं कहेगा, लेसी उस एसेट को एसेट नहीं कहेगा, हक को एसेट कहेगा, राइट। तो लेसी एट कमेंसमेंट ऑफ लीज इस हक को अपना एसेट कहेगा और वो राइट ऑफ यूज के नाम से एक एसेट डेबिट कर लेगा। अब चाहे ये लेसर की बुक्स में पीपीई के तौर पे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, लेसी ने अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट कर लेना है। अगर ऑपरेटिंग लीज हुई तब लेसर की बुक्स में पीपीई आ रहा होगा, लेसी फिर भी राइट ऑफ यूज नाम का एसेट बनाएगा। और अगर फाइनेंस लीज हुई तो लेसर की बुक्स में एसेट नहीं आ रहा होगा, तब भी लेसी अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट बनाएगा। और उसके पास ये हक क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए इसको कॉस्ट क्या पड़ रही है? लीज पेमेंट्स। अब जो लीज पेमेंट्स हैं वो उसको इसकी कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन अभी तो दी ही नहीं है लीज पेमेंट्स, तो फिर वो साथ लायबिलिटी बनाएगा। तो लेसी शुरू में राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करेगा, लेकिन जो पैसे देने हैं वो तो 4-5 साल में जाके देने हैं, तो बड़ा अर्सा पड़ा अभी, तो फिर उन अमाउंट्स की पीवी निकालेगा। यानी इस एंट्री की अमाउंट होगी पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट इम्प्लिसिट रेट। ये है जी पहली एंट्री, राइट ऑफ यूज नामी एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और इस डेबिट क्रेडिट की अमाउंट होगी लीज पेमेंट्स की पीवी इम्प्लिसिट रेट पे डिस्काउंट करके। अब पूछें जो एतराज, थोड़ा जल्दी है ये सवाल, इसका जवाब कल इंशाल्लाह। हैं जी? तो कमेंसमेंट ऑफ लीज पे राइट ऑफ यूज नामी एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, इसका जवाब कल है। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये कहा हो कि लेसर इम्प्लिसिट रेट लेसी को नहीं बता रहा, तो लेसी रोने नहीं लग जाएगा? लेसी फिर एक काम करेगा कि नहीं तो ना सही, इफ इम्प्लिसिट रेट इज नॉट नोन टू लेसी, कोई मसला नहीं, देन इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट विल बी यूज्ड। क्योंकि लेसी ने डिस्काउंटिंग ही करनी है ना, नहीं पता इम्प्लिसिट रेट, कोई बात नहीं, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ले लेगा। और अगर क्वेश्चन में दोनों अवेलेबल हैं तो
फिर इम्प्लिसिट, क्योंकि करना इम्प्लिसिट रेट से, वो तो इम्प्लिसिट रेट ना पता हो तो फिर इम्प्लिसिट रेट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अच्छा, अब इस राइट ऑफ यूज एसेट का क्या करेंगे वो इंशाल्लाह बाद में आएगी बात, लेकिन ये इसका एक एसेट होगा और हाँ नॉन करंट ही होगा, क्योंकि इसके पास ये हक पूरी लीज टर्म तक है ना, तो उसका ये एसेट है नॉन करंट ही। आइए इसमें पॉइंट लिखा हुआ है और इसकी टेस्टिंग जो है ना वो आईएएस के लिखे हुए पॉइंट्स बारीक बारीक करके भी पूछ लेते हैं, जैसे वो थर्ड पार्टी रिलेटेड और अनरिलेटेड वाली बात थी। तो आईएएस में एक पॉइंट लिखा हुआ है, हो सकता है किसी सवाल में वो टेस्ट, और वो पॉइंट ये है कि हो सकता है लेसी ने कुछ पैसे एसेट मिलने से पहले ही जमा करा दिए हो। जैसे हो सकता है लेसर कहे कि इतने पैसे जमा कराओगे तो फिर 15 दिन बाद तुम्हें एसेट अवेलेबल करूंगा, तो कमेंसमेंट से पहले भी लेसी ने कुछ पैसे दिए हो सकते हैं। वो पैसे भी क्यों दे रहा होगा, डाउन पेमेंट उसकी मिसाल ले सकते हैं, वो पैसे क्यों दे रहा है, वो भी इसी राइट के लिए ही हैं। तो अगर कोई पैसे पहले दिए हुए हैं अगर कमेंसमेंट से पहले कोई पैसे दे दिए हुए हैं तो वो भी जब पैसे दे रहा होगा तो वो भी राइट ऑफ यूज में डेबिट करेगा। वो पैसे भी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में आएंगे। अच्छा, डीलर को कमीशन, डीलर मतलब प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन सिर्फ लेसर पे करता होगा, लेसी भी पे करेगा। तो अब तक जो आईडीसी पढ़ते थे वो था जो लेसर पे करता था, अब लेसी भी पे कर रहा होगा, तो क्या करे लेसी है? अच्छा, लेसर क्या करता था, लेसर आईडीसी का क्या करता था? अरे ये तो सवाल ही कंप्लीट नहीं है, कौन सा लेसर? ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, अब ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस बनाता था फौरन ओवर द लीज टर्म ताकि रेंट इनकम से मैच हो सके। फाइनेंस लीज अभी भी आधा सवाल है, कौन सा लेसर? फाइनेंसर लेसर एनआईएल में शामिल करता था और इस तरह से वो इंटरेस्ट इनकम में रच बस जाता था। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर फॉरेन एक्सपेंस बना लेता था। इन तीनों में कॉमन बात यह है कि ये अपनी अपनी इनकम से मैच कराते थे। लेसी जो आईडीसी पे कर रहा है ये क्या करे? लेकिन लेसर को तो कुछ इनकम मिलनी थी ना, उससे वो आईडीसी को मैच करा के एक्सपेंस बनाता था। लेसी क्या करे? लेसी आईडीसी क्यों पे कर रहा है? ताकि लीज हो सके। लीज होगी तो क्या होगा? राइट ऑफ यूज एसेट बनेगा। तो लेसी ये आईडीसी क्यों पे कर रहा है? ताकि राइट ऑफ यूज मिल सके। तो इसको क्या करें फिर? राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। क्योंकि लेसी एक एसेट खरीदने के, एसेट को अपना एसेट मानने के लिए एक खर्चा कर रहा है, तो उसके एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आईडीसी जो लेसी पे करेगा वो भी राइट ऑफ यूज में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर तो ये गाड़ी थी या फर्नीचर वगैरह था तो बस मिल गया, यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो उसकी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग पे भी खर्चे हो सकते हैं, तो उस खर्चे का क्या करें? वो भी इसी में ही ऐड हो जाएगा।
वो भी सब खर्चा इसी की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब ये जो पांचवी चीज है ये अभी लिख रहा हूं, लेकिन समझेंगे ये IAS 37 में। रिकग्निशन ऑफ डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन। इसका डेबिट भी राइट ऑफ यूज में जाएगा और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग ये हो जाएगी क्रेडिट। और ये क्या चीज होती है, इसका जवाब आपको मिलेगा IAS 37 में। तो इनिशियली लीज लायबिलिटी कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड हो रही है इन सबको ऐड करके? हैं? यस, इनिशियली लीज लायबिलिटी कितने से रिकॉर्ड हो रही है सबको ऐड करके? अरे लीज लायबिलिटी तो यही है बस, ये तो राइट ऑफ यूज में सब कुछ ऐड हो रहा है। लीज लायबिलिटी तो बस यही अमाउंट है। यही अमाउंट क्या? लीज पेमेंट्स की पीवी। नहीं शुक्रिया, इसमें ऐसी कौन सी बात है, अभी पढ़ाई चल रही। अच्छा, कुछ अरसे बाद कोई ना कुछ साइंसदान इसमें कहेगा ही, तो मैं अभी आपसे पूछ लेता हूं, ये जो मैंने इधर लाल ब्रैकेट में लिखा हुआ ये, तो मैं इतने लंबे की जगह NIL लिख देता है। ये NIL है। NIL होती है GIL की पीवी, जिसमें UGRV भी होती है। एक फर्क। दूसरा फर्क, लीज पेमेंट्स भी लेसर की और लेसी की और है। लेसर में GRV है, लेसी में GRV नहीं है, तो इसलिए ये NIL नहीं है, ये पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स ही है। इनिशियल मेजरमेंट यही है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एक हिस्सा आसान है, एक मुश्किल है। कल मुश्किल वाला बताऊंगा, आसान वाला ये अभी देख लें। ये हो गया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में दो चीजें डिस्कस होंगी। एक, राइट ऑफ यूज के साथ क्या सलूक होगा, वो सलूक कल होगा इंशाल्लाह। लीज लायबिलिटी के साथ क्या सलूक होगा ये बताता हूं। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी सब्सिक्वेंटली क्या होगा इसके साथ है? कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि पेमेंट होती जाएगी। अच्छा, जितनी पेमेंट होनी है उतने से ही ये रिकॉर्डेड है, फिर कम पे रिकॉर्डेड है ना। लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो जो ज्यादा पैसे दे रहे होंगे वो क्या है? वो इंटरेस्ट होगा। तो जो इंटरेस्ट होगा, फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं इसको, तो फाइनेंस कॉस्ट के साथ ये सलूक होगा कि फाइनेंस कॉस्ट शैल बी recognized over lease term based on a pattern reflecting a constant rate of interest on remaining liability। पैटर्न, फाइनेंस कॉस्ट को ओवर लीज टर्म फैलाएंगे ऐसे कि जैसे कांस्टेंट रेट अप्लाई हो रहा है। और इस अंग्रेजी को तो चलो लिख लें, लेकिन अपने अल्फाज में इसके लिए लिख लें कि इसका मतलब है वही टेबल बनेगा जैसे लीज स्केड्यूल लेसर में बना रहे थे, इसमें भी लीज स्केड्यूल बनेगा। और उस लीज स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट लेसर में क्या होता था? NIL। यहां पर लीज स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये। तो इस बात का मतलब है, ये अपने अल्फाज में लिख लें बेशक, इस बात का मतलब ये है कि लीज स्केड्यूल बनेगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट वो एंट्री नंबर 1 की अमाउंट होगी। और ये एंट्रीज मैं ना भी लिखूं तो आप जुबानी तो बना ही लेंगे, काबिल लोग हैं सारे। हर पीरियड एंड पे क्या हुआ करेगा? एक्सपेंस बनता जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। बिल्कुल उसका उलट है, वहां पर रिसीवेबल बनता था और इनकम बनती थी, यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा और लीज लायबिलिटी क्रेडिट होगी। और जब लेसी पैसे दे देगा तो लीज लायबिलिटी डेबिट
और कैश क्रेडिट। ले जी, ये लीज लायबिलिटी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, राइट ऑफ यूज की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बताता हूं कल। जुल्म क्या होता है? जुल्म है तो आई क्या करेगा? हाँ जी, जुल्म क्या होता है? अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल। और है यार, अगर इतना ही जुल्म करता है आई कैप तो क्यों कर रहे हैं? सीए छोड़ दें यार। जुल्म क्या होता है? हाँ जी, अरे इतने सारे लोग, जुल्म का नहीं पता क्या होता है? मारना पीटना और डांटना है। अच्छा जी, पाकिस्तान के हालात सही है। और है आजादी खत्म कर देना। आजादी खत्म कर देना। अच्छा, मसला ये है कि हाँ, असल में मैं यही सुनना चाह रहा था, वायलेंस। असल में ना हमारा जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो इस तरह का लेवल बन गया कि हमारे नजदीक जुल्म है ही किसी को कत्ल कर देना, गर्दन उड़ा दी, गोलियां मार दी, चौक पे जला दिया। ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है। जुल्म को आप ऐसे कह सकते हैं कि इंसाफ का अपोजिट, इंसाफ का अपोजिट जुल्म है। अब वो इंसाफ का अपोजिट अपनी जात के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो जुल्म के लेवल्स हैं। जुल्म के हवाले से भी एक दो दिन फिर करूंगा बात। तो जिस पे जुल्म हो रहा होता है वो मजलूम है। अच्छा, अब अगर इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि अगर मेरा बेटा, छोटा भाई, चलो बेटा कह